मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे कि एक्सेप्टेंस का, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन कर लिया था और उसका एक पोर्शन अभी बाकी है, तो आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। एक्सेप्टेंस का मतलब हमें क्लियर हो गया। अब हम ये देखेंगे कि एक्सेप्ट कौन कौन कर सकता है। तो देयर आर वेरियस पार्टीज हु कैन एक्सेप्ट। जैसे सबसे पहले तो जो एक्सेप्टेंस कर सकता है, दे सकता है, वो है ड्रॉई। ड्रॉई जिसको हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिसके नाम पे लिखा है, यानी कि जिसे उसकी पेमेंट करनी है। ठीक है, तो एक तो हो गया सबसे पहले ड्रॉई। एंड नेक्स्ट वन इज़, अगर एक से ज़्यादा ड्रॉई हैं तो सभी ड्रॉइज, राइट, यानी कि सभी के सभी उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं या उनमें से कुछ लोग भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे आ रहा है ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। अब ये कौन है? कई बार क्या होता है कि जो ड्रॉर है, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिख रहा है, वो इंस्ट्रूमेंट में ड्रॉई के अलावा एक और पर्सन का नाम भी मेंशन करता है। वो किस लिए? कि इन केस अगर ये ओरिजिनल ड्रॉई उस बिल को एक्सेप्ट ना करे, या अगर एक्सेप्ट तो कर लेता है लेकिन इन फ्यूचर पेमेंट करने से इनकार कर दे, तो जो ड्रॉर है वो इस ऑल्टरनेट पर्सन से अपनी पेमेंट ले पाए। तो इसके लिए एक और पर्सन का नाम ऐड किया जाता है, उसे हम ड्रॉई इन केस ऑफ नीड कहेंगे। ठीक है, यानी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसका हेल्प लेंगे, अदरवाइज़ नहीं लेंगे। फोर्थ में आ रहा है कि ये जो ऊपर की तीनों पार्टीज़ हैं, इनके जो भी एजेंट्स हैं वो भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। मतलब अगर ड्रॉई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो ड्रॉई का एजेंट एक्सेप्ट कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली ड्रॉई का भी एक्सेप्टेंस इसमें आ गया। नाउ नेक्स्ट इज़ एक्सेप्टर फॉर ऑनर। एक्सेप्टर फॉर ऑनर कौन होता है, इसके लिए मैं अभी थोड़ी सी देर में आपको डिस्कशन पे लेके जाऊंगी। फिलहाल हम यहाँ सिर्फ नाम देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट इज़ एजेंट ऑफ द एक्सेप्टर फॉर ऑनर। तो इसी एक्सेप्टर फॉर ऑनर का जो एजेंट है वो भी अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पर एक्सेप्ट कर सकता है। तो देयर आर 6 पार्टीज, राइट। नाउ नॉर्मल केस में अभी हम एक्सेप्टर ऑफ फॉर ऑनर पे जाते हैं, तो लेकिन पहले हम ये देखेंगे कि जनरली क्या होता है कि कोई भी जो स्ट्रेंजर पर्सन है वो किसी भी पर्सन का बिल एक्सेप्ट नहीं कर सकता। एक्सेप्ट हमेशा इन लोगों में से ही किसी को करना होगा। ठीक है, ऐसा कोई केस नहीं है कि एक स्ट्रेंजर पर्सन जो है आपका बिल एक्सेप्ट करेगा। पेमेंट आपको करनी है बट एक्सेप्ट आप नहीं कर रहे हो, आपकी जगह कोई अननोन पर्सन कर रहा है। ठीक है, ना ही जो ड्रॉई है वो किसी पर्सन को कह सकता है कि आप मेरी तरफ से एक्सेप्ट कर लो, ऐसा भी नहीं हो सकता। ठीक है, और ना ही वो किसी स्ट्रेंजर के साथ मिलकर किसी बिल को एक्सेप्ट कर सकता है। मतलब 3 बातें हो गई। एक तो स्ट्रेंजर एक्सेप्ट नहीं कर सकता, दूसरा स्ट्रेंजर के साथ मिलकर ड्रॉई एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और तीसरा ड्रॉई किसी भी पर्सन को ये नहीं कह के तैयार कर सकता कि आप मेरे बिहाफ पर बिल को एक्सेप्ट करो। एजेंट की बात अलग है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ एजेंट नहीं है, यहाँ एक अननोन पर्सन की हम बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। नाम से आपको क्लियर हो रहा है, हमने ऑनर के लिए, किसी के ऑनर को बचाने के लिए हमने एक्सेप्ट किया है। हालांकि अभी हम ये बात कह रहे थे कि एक स्ट्रेंजर जो है एक्सेप्ट नहीं कर सकता किसी का बिल, लेकिन अगर ऐसा लगे कि ड्रॉई जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहा है या एक्सेप्ट कर लिया है बट पेमेंट करने से इनकार कर सकता है, या कर लिया उसने पेमेंट करने से इनकार भी कर सकता है, तो इन दैट केस उसका कोई चाहे वो अननोन पर्सन भी क्यों ना हो, हम ये नहीं कहेंगे कि वो नॉन ही हो, तो कोई भी और पर्सन, अब यहाँ स्ट्रेंजर भी आ जाता है, कोई भी और पर्सन ड्रॉई के बिहाफ पर उसके ऑनर को बचाने के लिए, राइट, ड्रॉई ने कहा नहीं लेकिन ड्रॉई के ऑनर को बचाने के लिए और एक बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए एक अगर इंस्ट्रूमेंट को एक्सेप्ट करता है, तो उसे हम कहेंगे एक्सेप्टर फॉर ऑनर, यानी एक्सेप्टेंस उसने दी ऑनर के लिए। तो एनी पर्सन नॉट बीइंग ए पार्टी, ये इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में पार्टी नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का पक्षकार नहीं होना चाहिए, एग्री कर लेता है बिल को एक्सेप्ट करने के लिए और गिव ए बेटर सिक्योरिटी। यानी कि अगर मान लीजिए थोड़ा सा भी डाउट है बिल के पेमेंट में, तो वो बेटर सिक्योरिटी देने को तैयार हो जाता है विद द कंसेंट ऑफ होल्डर को इसके बात की जानकारी ज़रूर होनी चाहिए ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द ऑनर ऑफ एनी पार्टी लाइबल ऑन द बिल, यानी कि जो भी पर्सन बिल की पेमेंट देने के लिए लाइबल है, उसके लिए उसके ऑनर को प्रोटेक्ट करने के लिए आप
उस बिल को एक्सेप्ट कर सकते हो। दो बातें हैं, एक तो होल्डर को पता होना चाहिए इस बात का, उसकी कंसेंट होनी चाहिए, और दूसरा ये पर्सन जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कोई भी पार्टी नहीं है, पक्षकार नहीं है। ठीक है। अब इसका मतलब क्या कह रहा है, एक स्ट्रेंजर तो एक्सेप्ट कर सकता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा नहीं कर सकता, बट यहाँ ऑनर के लिए वो कर सकता है, तो स्ट्रेंजर कैन एक्सेप्ट। ठीक है, बाकी आपकी बातें मैंने आपको क्लियर कर दी। पर जब भी वो एक्सेप्ट करेगा तो उसको इंस्ट्रूमेंट पे ये मेंशन करना होगा कि ही इज़ एक्सेप्टिंग फॉर ऑनर। अगर ये नहीं लिखेगा तो फिर ये एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर नहीं मानी जाएगी और वो स्ट्रेंजर ही माना जाएगा। इसका मतलब स्ट्रेंजर को हमने वैसे ये राइट नहीं दे रखा कि वो एक्सेप्ट करे, लेकिन अगर वो एक्सेप्टर फॉर ऑनर बन के आता है आगे, देन इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो उसको सारी बातें क्लियर करनी होंगी, उसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को एक्सेप्ट करते समय ये बात लिखनी होगी, मेंशन करनी होगी, और ताकि ये क्लियर हो जाए कि वो एक्सेप्ट जो है ओनर के लिए कर रहा है। अभी क्या है कि मान लीजिए उसने किसी का नाम मेंशन नहीं किया, जैसे इसमें ये रूल भी है कि आपको ड्रॉई का नाम मेंशन करना है जिसके ऑनर के लिए आप एक्सेप्ट कर रहे हो, राइट। एक्सेप्टर या एक्सेप्टिंग फॉर ऑनर ऑफ भी तो करोगे ना, किस पर्सन के लिए आप कर रहे हो। तो मान लीजिए अगर आप नाम नहीं लिखते हो तो हम ये मान लेंगे कि जो ड्रॉई था उसी के ऑनर के लिए हम ये काम कर रहे हैं। अब कुछ लिमिटेशन है ध्यान में रखना, मतलब रूल क्या क्या है। एक तो इंस्ट्रूमेंट जो है वो ड्यूली नोटेड एंड प्रोटेस्टेड होना चाहिए। नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जब भी कोई बिल डिसऑनर हो जाता है तो वो डिसऑनर्ड बिल को हमें नोटरी पब्लिक कोर्ट में जाकर, कोर्ट में एक व्यक्ति, आपने देखा होगा कई बार आप एफिडेविट बनवाते हैं अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड या किसी और पर्टिकुलर काम से रिलेटेड, अगर आप कोई एफिडेविट बनवाने जाएंगे तो आप देखोगे कि वहाँ नोटरी पब्लिक के साइन होते हैं आपके एफिडेविट पर। ठीक है, तो वही नोटरी पब्लिक आपके उस इंस्ट्रूमेंट को या जो भी डिसऑनर हुआ है उसको बाकायदा उस पर नोटिंग चढ़ाएगा, राइट। और उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा जिसको हम कहते हैं प्रोटेस्ट। मतलब प्रोटेस्ट एक्चुअली क्या है, एक सर्टिफिकेट है, उसे प्रोटेस्टिंग यानी कि उसमें एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। नोटिंग एक प्रोसेस हो गया और उस प्रोसेस का नतीजा है कि आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है जो प्रूव करता है कि आपका जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो डिसऑनर हो गया है। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट सबसे पहले नोटेड एंड प्रोटेस्टेड होना चाहिए। दूसरी बात, एक्सेप्टर जो है वो होल्डर की नॉलेज में होना चाहिए, यानी कि जो ऑनर के लिए एक्सेप्ट कर रहा है वो और होल्डर को इस बात की जानकारी ज़रूर दे दे। तीसरा, उसने जो एक्सेप्टेंस किया है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पर करना है उसको। ठीक है, और फिर उसके बाद आ रहा है वही पार्टी कर सकती है जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पार्ट नहीं है। मतलब अननोन बंदा कर सकता है, स्ट्रेंजर कर सकता है। यहाँ पर अननोन का मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से अननोन कह रही हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि वो ड्रॉई को जानता ना हो, ड्रॉई का फ्रेंड होगा, ड्रॉई का कोई जानकार होगा तभी तो वो एक्सेप्ट कर रहा होगा। ऐसा नहीं है कि वो उसके लिए अननोन है। यहाँ पर अननोन का मतलब मैं अननोन पार्टी की बात कर रही हूँ जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पार्ट नहीं है। ठीक है, और कौन एक्सेप्ट कर सकता है? हर वो पर्सन जो पार्टी नहीं है, और जो पार्टी नहीं है तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को पे करने के लिए लाइबल भी नहीं था, यानी कि वो तो लाइबिलिटी अपनी मर्जी से ले रहा है। ये बातें आपको क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे राइट्स ऑफ एन एक्सेप्टर फॉर ऑनर। अब अगर एक पर्सन ने किसी और पर्सन के ऑनर के लिए बिल को एक्सेप्ट कर लिया है तो क्या उसके राइट्स होंगे? तो ऑब्वियसली उसके सारे राइट्स वही होंगे जो एक एक्सेप्टर के होंगे। यानी एक्सेप्टर अगर हमारा ओरिजिनल ड्रॉई होता और अगर वो एक्सेप्ट कर लेता और उसके पास जो अधिकार होते हैं वही अधिकार अब एज इट इज़ एक्सेप्टर जो ऑनर के लिए एक्सेप्ट कर रहा है उसको मिल जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ लाइबिलिटीज़ ऑफ एन एक्सेप्टर फॉर ऑनर। अब उसकी लाइबिलिटीज़ क्या रहेंगी? डेफिनेटली जब उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं उसके ऑनर बचाने के लिए मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब वो पेमेंट देने के लिए अपने आप को आगे प्रेजेंट कर रहा है, तो वो पेमेंट करेगा जो भी पेमेंट उस पर ड्यू रहेगा। ठीक है, लेकिन पेमेंट के लिए भी एक बात क्लियर करनी पड़ेगी, यानी कि उसकी लाइबिलिटी कब क्रिएट होंगी? जब बिल जो है प्रॉपर उसको
पहले तो ड्रॉई को हमने देना ना, जो हमारा ओरिजिनल डेटर है जिसको पेमेंट करनी थी, तो एक बार तो पहले आप उसके आगे प्रेजेंट करोगे। अब अगर उसने अब मना किया कि मैं नहीं एक्सेप्ट करता या फिर मैं पेमेंट नहीं करता, तभी तो आप किसी दूसरे पर्सन से ये बात कहोगे एक्सेप्ट करने के लिए। अदरवाइज़ तो आप एकदम नए आदमी के पास हम कभी भी नहीं जाते। जब तक हम एक जगह से, मान लीजिए हम एक तरह से निराश हो जाते हैं, तभी हम सेकेंड पर्सन की तरफ हेल्प के लिए जाएंगे ना। तो जब ड्रॉई अभी मना ही नहीं कर रहा, तो हम तो थर्ड पर्सन की तरफ क्यों जाएंगे? पहले हमें ड्रॉई के पास जाना होगा और उससे पूछना होगा कि वो एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं। अगर वो नहीं करता, देन हम देख सकते हैं कि हाँ, कोई एक्सेप्टर है जो ऑनर के लिए एक्सेप्ट करता हो। ठीक है। दूसरी बात, एक्सेप्टेंस हो गई आप, मतलब एक्सेप्टेंस के लिए ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है प्रॉपरली ड्यूली एंड प्रोटेस्टेड भी होना चाहिए। यानी कि ड्रॉई ने एक्सेप्ट नहीं किया, डिसऑनर हो गया। डिसऑनर्ड इंस्ट्रूमेंट सबसे पहले नोटेड एंड प्रोटेस्टेड होता है। ठीक है। उसके बाद बिल के साथ क्या होना चाहिए, कब आपको एक्सेप्ट करने के लिए मतलब टाइम कौन सा रहेगा? जैसे ही डिसऑनर हुआ, जैसे ही मतलब मैच्योरिटी, ऑब्वियसली आप मैच्योरिटी जो भी बिल मैच्योर होता है उसके बाद ही पेमेंट करने के लिए जो है आप उसको प्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपने मैच्योरिटी का टाइम देखा और उसके बाद आपने ड्रॉई के आगे बिल रखा और उसने एक्सेप्ट नहीं किया, तो इमीडिएटली ऑन द डे, इमीडिएटली प्रोसीडिंग द डेट ऑफ मैच्योरिटी, तो ऑब्वियसली आपने उसके एकदम बाद जो है प्रेजेंट करना है या एक्सेप्टर से एक्सेप्टेंस ले सकते हो आप। ठीक है। फिर से बताएं, बिल शुड बी प्रेजेंट, एक तो प्रेजेंटेड टू द एक्सेप्टर फॉर ऑनर ऑन द डे इमीडिएटली। पहले तो आप ड्रॉअर के आगे रखोगे, वहाँ से अगर आपका डिसऑनर हो जाता है देन आप एक्सेप्टर के आगे रखोगे जो ऑनर के लिए एक्सेप्ट करना चाहता है, बट इमीडिएटली आपको मैच्योरिटी के एकदम बाद ये जो है काम करना होगा। ठीक हो गया। अब हो गई हमारी कहानी, हमारी एक्सेप्टेंस का जो पार्ट हो गया वो क्लियर हो गया। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ पेमेंट फॉर ऑनर। एक्सेप्टर में तो आपने देख लिया कि एक्सेप्ट ही नहीं हुआ, इसीलिए हम एक ऐसे बंदे को ढूंढ रहे हैं जो एक्सेप्ट कर ले हमारा बिल। अभी यहाँ पर एक्सेप्ट तो हो चुका है, लेकिन पेमेंट करने के टाइम पे गड़बड़ हो गई है। यानी हमारा जो ड्रॉई है, एक्सेप्ट तो कर लिया था उसने ठीक ठाक सा, पेमेंट करने के टाइम उसने पेमेंट रिफ्यूज़ कर दी। अब हम ऐसा पर्सन ढूंढेंगे जो पेमेंट कर देगा। ठीक है। तो वो पर्सन जो ड्रॉई के बिहाफ पर ड्रॉई के नॉन पेमेंट की वजह से उस बिल का पेमेंट करने के लिए तैयार हो जाता है, उसे हम कहेंगे पेमेंट फॉर पेई फॉर या पेयर फॉर ऑनर। राइट। हालांकि रूल ये कहता है कि मान लीजिए दो लोग हैं, एक डेटर है एक क्रेडिटर है। अगर डेटर ने पेमेंट नहीं किया तो कोई भी पर्सन अपने आप आगे नहीं कहेगा कि मैं पेमेंट करता हूँ, या अभी वो टाइम ही नहीं आया उससे पहले ही का कभी कोई ऐसा हुआ कि कोई पर्सन आके अपने आप कह देता है जी क्रेडिटर ये लो आप अपना पेमेंट पकड़ो, और अब डेटर के आगे जो है क्रेडिटर बन के खड़ा हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा ना। जनरल रूल तो ये कहता है, लेकिन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इसका एक्सेप्शनल केस है। वो ये कहता है कि ऐसा पॉसिबल है। राइट। अगर हमारा ड्रॉई पेमेंट करने से मना कर रहा है, तो उस बिल ऑफ एक्सचेंज की या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो भी पार्टीज़ इन्वॉल्व है, उनमें से कोई भी पर्सन अगर आगे बढ़कर पेमेंट देने के लिए तैयार हो जाता है, उसे हम बोलेंगे पेमेंट फॉर ऑनर। ठीक है। हाँ, एक बार पेमेंट दे दी, उसके बाद जो है उसके पास सारे क्रेडिटर के राइट्स आ जाएंगे, और वो ओरिजिनल जो पर्सन था जिसको पेमेंट करनी चाहिए थी, अब उससे वो अपनी पेमेंट वसूल कर सकता है विद इंटरेस्ट, या वो सारे एक्सपेंसेस जो उसने पेमेंट के दौरान पे किए हैं। तो यहाँ में यानी पेमेंट फॉर ऑनर में और एक्सेप्टर फॉर ऑनर में फ़र्क क्या है? जो एक्सेप्टर था वो एक तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कोई भी पार्टी नहीं था, अननोन पर्सन था। दूसरी बात, वो एक्सेप्ट कर रहा है। यहाँ तो ड्रॉई ने एक्सेप्ट करने से भी मना कर दिया था, इसलिए पहले तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ा। यहाँ पे ड्रॉई ने एक्सेप्ट तो कर लिया था पर पेमेंट करने से मना कर दिया था। इस केस में जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की पार्टी है वो आगे बढ़कर ऑनर बचाने के लिए अपने आप को ये कहती है कि यस मैं पेमेंट देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। दोनों में ये मेजर डिफरेंस है।
तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक और हमने क्लियर कर दिया दोनों के बीच में, और कौन कौन एक्सेप्ट कर सकता है वो भी क्लियर हो गया आपका। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे और कुछ टॉपिक्स की। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।